हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था, इनमें से अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। तो ऑप्शन में मौलिक अधिकार था, तो जिन बच्चों ने मौलिक अधिकार पर टिक किया होगा उन बच्चों का ये क्वेश्चंस जो है वो सही हो गया होगा। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है ना, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में किसे अपनाया गया है, तो सत्यमेव जयते को अपनाया गया है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये जो इसका जो प्रतीक है ना, देवनागरी लिपि में अंकित है। प्रतीक और शब्द सत्यमेव जयते सभी भारतीय मुद्रा के एक तरफ अंकित है। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, रीजनिंग में देखिए डाइस से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे पासा, और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, भजन सुपोरी किस घराने से संबंधित है। देखिए, भजन सुपोरी जो है ना, ये सोफियाना घराने से संबंधित है और ये एक संतूर वादक हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भजन सुपेरी एक भारतीय वादक थे, वह संतूर वादक थे। 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया है। भजन सुपोरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सोफियाना घराने से संबंधित हैं। दूसरी बात, सुपेरी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1992 में संगीत नाटक अकादमी, 2004 में पद्मश्री और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा और तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपोरी, ये कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो इनके नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए, एशियन गेम से क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि सास बहू मंदिर ये कहां पर स्थित है। देखिए, एक सास बहू का मंदिर जो है वो राजस्थान में स्थित है और एक सास बहू का जो मंदिर है वो ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शंस में उदयपुर अगर होगा तो वो सही था। तो देखिए, सास बहू मंदिर जो है ये उदयपुर में स्थित है और इसका जो निर्माण है ना 10वीं सदी में कराया गया था और ये मंदिर जो है ये समर्पित भगवान विष्णु को है। अब हम बात कर लेते हैं जो मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है सास बहू का। देखिए, सास बहू मंदिर को सशस्त्र बाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सशस्त्र बाहु मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर किले के पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है। नदियों से संबंधित 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था गंगा गोदावरी की सहायक नदी। अब गंगा पूछा गया था,
या गोदावरी पूछा गया था। इसमें भी कंफ्यूजन को लग रहा है, तो क्या पूछा गया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2023 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप 2023 कर लीजिए, 2023, ठीक है। हाँ, आईपीएल 2023 के विजेता कौन है? तो आईपीएल 2023 के विजेता हैं चेन्नई सुपर किंग्स। कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस जीटी को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ हुआ। अच्छा, ये बताइएगा इंडियन प्रीमियर लीग का जो समापन है ये कहां पर हुआ है? तो इसका जो समापन है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। जो फाइनल मैच खेला गया था गुजरात टाइटंस के बीच में और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। और उसमें देखिए जो उप विजेता टीम जो है वो है गुजरात टाइटंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग का 16वां संस्करण था। यह भी आपको ध्यान रखना, ये इसका 16वां संस्करण था, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें देखिए शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप 890 का पुरस्कार जीता। ऑरेंज कैप किसने जीता है? शुभमन गिल। और मोहम्मद शमी ने पर्पल कैप पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने 28 विकेट लिए थे। और इसमें देखिए फाफ डू प्लेसिस ने सीजन का सबसे लंबा छक्का 115 मीटर का पुरस्कार जीता। शुभमन गिल ने सर्वाधिक चौके 84 का पुरस्कार जीता। और इसमें देखिए यशस्वी जायसवाल ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था 17वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? 17वें संविधान संशोधन द्वारा पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शिक्षा का अनुच्छेद ये किससे संबंधित? देखिए शिक्षा का जो अनुच्छेद है ना ये आर्टिकल 21A से संबंधित है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसे 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार बन गया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि काला सागर किस महासागर में स्थित? देखिए काला सागर जो है ना ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि किस देश की सीमा जो है, किस देश की सीमा काला सागर से लगता है? किस देश की सीमा काला सागर से लगता है? तो देखिए यूक्रेन की जो सीमा है ना ये काला सागर से लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। किस देश की सीमा काला सागर से लगता है? यूक्रेन की सीमा। दूसरी बात, काला सागर एजियन सागर के माध्यम से भूमध्य सागर में मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर से था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 स्पेलिंग चेक से क्वेश्चन से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर का मर्क्यूलर मॉस क्या होगा? 48 mm। कितना होगा? 48 mm। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुखौटा नृत्य ये कहाँ का है? देखिए मुखौटा नृत्य जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश का है। और मुखौटा नृत्य का संबंध जो है ना ये कथकली नृत्य से है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को कहते हैं। इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने संविधान में बड़े बदलाव किए हैं। संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1976 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आया था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन देखिए टेलीफोन लाइन किस मॉडल पर आधारित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बाबर का प्रथम युद्ध। देखिए बाबर का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये बाबर का प्रथम युद्ध हुआ था। ये पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी।
पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है? CaOH2। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग कि तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565। तालीकोटा की लड़ाई जो है ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहां हुई थी? 1906 ढाका बांग्लादेश में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुआ। इस लीग का गठन 1907 में कराची पाकिस्तान में किया गया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो पहला अधिवेशन जो है ना 1907 कराची में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना ये आगा खां ने की थी। किसने की थी? आगा खां। और मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, साइमन कमीशन का गठन। ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है हार्बर लिंक मुंबई। कौन सा है? हार्बर लिंक मुंबई। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है ना मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल है। एक क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 78 से पूछा गया था। तो आर्टिकल 78 में क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को विश्लेषित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 49 G7 बैठक कहां पर हुई थी? तो 49 G7 की बैठक जो है ना ये हिरोशिमा जापान में हुई थी। कहां पर हुई थी? हिरोशिमा जापान। अब विस्तार पूर्वक मैं आपको बता देता हूं। टोक्यो ने 1979, 1986 और 1993 में 3 बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ये आपको ध्यान रखना है। लंदन ने 1977, 1984, 1991 में 3 बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। G7 जो 46वां G7 जो हुआ था शिखर सम्मेलन, ये कोविड-19 मुद्दों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 48वां G7 जो है शिखर सम्मेलन जो है ना ये जनवरी में हुआ था, ठीक है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन ये जापान में हुआ था। और जो आपका 50वां होगा G7 शिखर सम्मेलन ये इटली में होगा, तो इटली वाला आप याद कर लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? इटली में होगा। तो आज के पेपर में यह पूछा गया था कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? जापान के हिरोशिमा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कौन सा देश SCO में शामिल हुआ है? ईरान जो है ना ये SCO में शामिल हुआ है। अब देखिए SCO समूह में अब जो है चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो भरतनाट्यम का प्राचीन है सदिर अष्टम। क्या है? सदिर अष्टम। शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। भरतनाट्यम किस राज्य का है लोक नृत्य? तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? असम का है। मणिपुर किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। मोहिनी अष्टम केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।